गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम 56 से 59 में बीपीएससी मेंस क्वेश्चन विथ आंसर क्लास 13 देखने जा रहे हैं पॉलिटी का। ये पेपर 2 का सेक्शन 1 का क्लास है और क्लास 12 तक का आपका वीडियो अपलोड कर दिया गया है और हिस्ट्री का प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, उसमें वीडियो अपलोड है। आप चाहें तो वो वीडियो देखिए। एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है, तो ये आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए देखते हैं आज का क्लास 13 56 से 59 बीपीएससी मेंस 2016। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए। किस प्रकार अनुच्छेद 21 की न्यायिक व्याख्याओं ने जीवन के अधिकार के विषय क्षेत्र का विस्तार किया है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए। किस प्रकार अनुच्छेद 21 की न्यायिक व्याख्याओं ने जीवन के अधिकार के विषय क्षेत्र का विस्तार किया? चलिए उत्तर देखते हैं। संविधान द्वारा नागरिकों को कुछ अधिकार दिए गए हैं। इस अधिकार को कभी कम नहीं किया जा सकता। यदि कोई विधि इसे कम करती है तो उस मात्रा तक उसे शून्य समझा जाएगा। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक इन अधिकारों का वर्णन किया गया। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, किंतु 44वें संवैधानिक संशोधन 1979 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया। अब संपत्ति का अधिकार केवल एक कानूनी अधिकार के रूप में। इस प्रकार अब भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। समानता का अधिकार 14 से 18, भारत में रहने वाले सभी नागरिक समान है और अमीर गरीब ऊंच नीच में कोई भेदभाव और अंतर नहीं। किसी भी धर्म, जाति, जनजाति, स्थान का व्यक्ति देश के किसी भी कार्यालय में कोई भी पद को प्राप्त कर सकता है और समान कार्य के लिए समान वेतन प्राप्त कर सकता है, बशर्ते कि वह केवल आवश्यक अर्हताओं और योग्यताओं को रखता हो। दोस्तों, ये क्वेश्चन का आंसर हम स्पीड तरीके से बता रहे हैं, जिससे कि आपको एक नज़र में देखकर अपने शब्दों में लिखने में आसानी होगा। तो हम बहुत ही स्पीड तरीके से बता रहे हैं, जो एक बार आप देखिए और अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करिए। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, सभी नागरिक अधिकारों में स्वतंत्रता का अधिकार अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, जो लोगों को अपने विचारों को भाषणों के द्वारा, लेखन के द्वारा या अन्य माध्यमों साधनों के द्वारा प्रकट करने में सक्षम बनाता है। इस अधिकार के अनुसार व्यक्ति आलोचना या सरकारी नीतियों के खिलाफ बोलने के लिए स्वतंत्र व देश के किसी भी कोने में कोई भी व्यवसाय करने के लिए स्वतंत्र है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा व्यवस्था की गई कि प्रेस, मीडिया, संसद व राज्य विधानमंडलों की कार्रवाइयों के प्रकाशन के संबंध में पूर्ण स्वतंत्र है और राज्य द्वारा इस संबंध में प्रेस पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। प्रेस को भी विचारों के प्रसार का एक साधन होने के कारण अनुच्छेद 16 में रखा गया। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24, कोई भी व्यक्ति किसी को उसके या उसकी इच्छा के विरुद्ध या बिना किसी मजदूरी या वेतन के कार्य करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता, अथवा 14 साल से कम उम्र के बच्चे से किसी भी तरह का कार्य कराना कानूनन अवैध या बाल शोषण माना जाएगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, देश में ऐसे कई राज्य हैं जहाँ विभिन्न धर्मों के लोग साथ साथ रहते हैं। इसमें से सभी अपनी पसंद के किसी भी धर्म को मानने, अभ्यास करने, प्रचार करने के लिए स्वतंत्र है। कोई भी किसी के धार्मिक विश्वास में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं रखता। 5वां, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30, यह अनुच्छेद देश के प्रत्येक नागरिक को अपनी पसंद की संस्कृति अथवा परंपरा को मानने या पसंद करने को छूट देता है। इसमें प्रत्येक बच्चे को भी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। वह बच्चा या कोई भी व्यक्ति किसी भी संस्था में किसी भी स्तर तक शिक्षा प्राप्त कर सकता है। अनुच्छेद 6, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, इस अधिकार को संविधान की आत्मा कहा जाता है, क्योंकि यह संविधान के सभी अधिकारों की रक्षा करता है। यदि किसी भी स्थिति में किसी नागरिक को ऐसा महसूस होता है
कि उसके अधिकारों को हानि पहुंच रही है तो वो न्याय के लिए न्यायालय में जा सकता है। संवैधानिक उपचारों के अधिकारों की व्यवस्था के महत्व को दृष्टि में रखते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, यदि कोई मुझसे यह पूछे कि संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके बिना संविधान शून्य को प्राप्त हो जाएगा, तो इस अनुच्छेद 32 को छोड़कर मैं किसी अनुच्छेद की ओर संकेत नहीं कर सकता। यह तो संविधान का हृदय तथा आत्मा है। अनुच्छेद 32 हृदय तथा आत्मा है। पूर्व मुख्य न्यायाधीश गजेंद्र गडकर ने इसे भारतीय संविधान का सबसे प्रमुख लक्षण और संविधान द्वारा स्थापित प्रजातांत्रिक भवन की आधारशिला कहा है। अनुच्छेद 32 मूल अधिकारों के उल्लंघन में कोई भी नागरिक निम्न 5 प्रकार के रीट या याचिका दाखिल कर न्यायालय से उपचार मांग सकता है। यह है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा। यह मौलिकाधिकार असीमित नहीं है, इस पर युक्त प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। इन अधिकारों का उद्देश्य है नागरिकों के व्यक्तित्व का विकास करना तथा नागरिकों के स्वतंत्र के विरुद्ध सरकार की शक्तियों को सीमित करना। उल्लेखनीय है कि अनुच्छेद 21 को संविधान की रीढ़ भी कहा जाता है। प्राण, दैहिक स्वतंत्रता स्वयं में विशद विषय है। न्यायालय ने इस पर व्याख्या करने हेतु इस स्वतंत्रता का विस्तार भी किया है। न्यायालय ने प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को मात्र मूर्त रूप से प्राण तक सीमित न करते हुए बल्कि इसे जीवन एवं जीवन जीने की कला तक विस्तार दिया है। विभिन्न वादों में सर्वोच्च न्यायालय ने इसे विस्तारित कर प्राण एवं दैहिक को अमूर्त स्तर तक विस्तार दिया है। मेनका गांधी बाद में सर्वोच्च न्यायालय में विदेश यात्रा को भी अनुच्छेद 21 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल किया। वहीं चमेली देवी बाद में आश्रय पाने की स्वतंत्रता भी अनुच्छेद 21 में शामिल किए गए। शिक्षा के अधिकार को भी 86वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21 में जोड़ा गया। अनुच्छेद 21 स्वयं में विशद विषयों को लेकर इसकी समय समय पर व्याख्या के द्वारा विस्तारित कर जीवन जीने की हर क्षेत्र में संदर्भित किया गया। की टू रिमेंबर संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक उन अधिकारों का विस्तृत वर्णन है। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 20, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार 29 से 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। सर्वोच्च न्यायालय ने मेनका गांधी वाद, चमेली देवी वाद आदि के निर्णयों में अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार विषय क्षेत्र को विस्तार किया है। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय चुनावी राजनीति में जाति की भूमिका का आकलन कीजिए। बिहार के 2015 के चुनाव की जाति की भूमिका ने किस सीमा तक प्रभावित किया? दोस्तों, ये क्वेश्चन का आंसर आपको क्लास 10 में भी मिलेगा और स्टार्टिंग के 2 क्लास में भी मिलेगा, तो इसको आप वहां से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संघात्मक व्यवस्था में केंद्र तथा राज्यों के मध्य तनाव के क्षेत्रों का विश्लेषण कीजिए। वर्तमान समय में संघीय सरकार तथा बिहार राज्य के मध्य संबंधों का वर्णन कीजिए। और दोस्तों, कम से कम ये चैनल को शेयर करिए, कमेंट करिए अगर कुछ पूछना है तो, और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। भारतीय संघात्मक व्यवस्था में केंद्र तथा राज्यों के मध्य तनाव के क्षेत्रों का विश्लेषण कीजिए। वर्तमान समय में संघीय सरकार तथा बिहार राज्य के मध्य संबंधों का वर्णन करिए। संघात्मक व्यवस्था में केंद्र एवं राज्य के बीच टकराहट एक अवश्य भावी घटना में से एक है। इसके निवारण हेतु भारतीय संविधान के भाग 11 के अनुच्छेद 245 से 307 में विस्तृत वर्णन किया गया, जिसे संघात्मक व्यवस्था सुचारू रूप से चले। इसके अलावा 7वीं अनुसूची में भी केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख है। बावजूद इसके केंद्र एवं राज्यों के बीच यदा-कदा टकराव देखे जाते हैं। विधायी संबंधी पहला अनुच्छेद 245 से 255 विधायी संबंधी। विधायी संबंधों में तनाव केंद्रीय एवं समवर्ती सूचियों को लेकर राज्यों की विधि तथा केंद्र की नीति को लेकर परस्पर विरोधी होने की दशा से, जबकि सूचियों के बंटवारे हेतु 3 सूची निर्धारित किए गए।
सूची में 99 विषय है, इस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र को। इसका आप लेटेस्ट एक बार देख लीजिएगा। राज्य सूची में 61 विषय है, इस पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों के पास है, किंतु राष्ट्रीय हित में राज्यसभा अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। गत संवर्धित सूची में 52 विषय है, ये तीनों का आप लेटेस्ट एक बार देख लीजिएगा। इस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र एवं राज्य दोनों को, किंतु अनुच्छेद 254 के तहत केंद्र को यह शक्ति है कि वो राज्य विधि को निरस्त कर दे या उसके स्थान पर दूसरी विधि प्रतिस्थापित कर दे। इस प्रकार स्पष्ट है कि शक्तियों के विभाजन के बावजूद केंद्र अपनी नीति के अनुसार यदा कदा राज्य की शक्तियों में हस्तक्षेप करता रहता है। जब संघ सूची और राज्य सूची के बीच अति व्याप्ति हो तो संघ सूची की वरीयता दी जाएगी और समवर्ती सूची और राज्य सूची में संघर्ष होने पर समवर्ती सूची को वरीयता दी जाएगी। प्रशासनिक संबंध अनुच्छेद 256 से 263, इसके तहत केंद्र को राज्य पर नियंत्रण का अधिकार दिया गया है, जिनसे भी टकराहट की स्थिति उत्पन्न होती रहती है। इसके तहत केंद्र राज्य को निम्नलिखित विषयों पर निर्देश दे सकता है। संसद द्वारा बनाई गई विधियों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, अनुच्छेद 257 के तहत यह सुनिश्चित करने के लिए कि राज्य की कार्यपालक का शक्ति का प्रयोग संघ की कार्यपालिक शक्ति के प्रयोग में अड़चन न डाले। अनुच्छेद 350 क के तहत प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए। इसके अलावा भी केंद्र अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारों द्वारा राज्य पर नियंत्रण स्थापित करता है। अनुच्छेद 352 के तहत आपात की घोषणा के दौरान संघ की शक्ति में अनुच्छेद 353 राज्य को यह निर्देश देता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किस तरह किया जाएगा। इससे स्पष्ट हो जाता है कि अनुच्छेद 256 से 263 में कुछ को जोड़कर सभी के द्वारा केंद्र का उद्देश्य राज्य को नियंत्रित करना। इससे स्पष्ट होता है कि प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी केंद्र अधिक शक्तिशाली है। वित्तीय संबंध अनुच्छेद 264 से 300, भारत को वित्तीय संबंध में सहकारी संघवाद का सिद्धांत दृष्टिगोचर होता है। इसके तहत माना जाता है कि संघ एवं राज्य दोनों के पास वैध खर्च हेतु पर्याप्त कोष हो, साथ ही व्यय में भी वृद्धि के साथ ही आवक में भी वृद्धि हो। अनुच्छेद 275 संसद को अधिकार देता है कि वो राज्य को उसकी आवश्यकता अनुसार समय समय पर अनुदान दे। समय समय पर केंद्र एवं राज्यों के मध्य इस मुद्दे पर तनाव होते रहते हैं। बिहार भी इससे अछूता नहीं है। तनाव के मुद्दे में भी प्रशासनिक, वित्तीय और विधायी है। कराधान के मुद्दे पर भी वैट को लेकर हालिया तनाव जग जाहिर है। इसके अलावा विशेष राज्य के दर्जे एवं 14 वित्तीय आयोग की रिपोर्ट को लेकर भी तनाव है। बिहार राज्य विशेष दर्जे को लेकर लगातार वकालत करता रहा है, परंतु केंद्र के दिए गए पैमानों को लेकर आज भी गतिरोध बना हुआ है। राज्यपाल केंद्र का एजेंट माना जाता है। फरवरी 2005 के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद तत्कालीन राज्यपाल बूटा सिंह द्वारा राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना विवाद के बिंदु रहे। फिर 2017 में गोवा और मणिपुर के राज्यपालों की भूमिका केंद्र सरकार के एजेंट की तरह दिखाई देता है। इसी तरह सिविल सर्वेंट के मामले में आईएएस एसोसिएशन की लॉबी भी प्रशासनिक गतिरोध के द्योतक है। इस प्रकार यद्यपि केंद्र एवं राज्य के मध्य संबंधों को लेकर संविधान में विस्तृत वर्णन किया गया, इसके बावजूद केंद्र राज्यों के संबंध बनते बिगड़ते रहे। बिहार भी इस गतिरोध से अछूता नहीं रहा। राज्य कई बार केंद्र पर भेदभाव का आरोप लगाता रहा। की टू रिमेंबर, केंद्र राज्य संबंध भाग 11 को अनुच्छेद 245 से 307 याद रखें। विधायी संबंध में अनुच्छेद 245 से 255, प्रशासनिक संबंध में अनुच्छेद 256 से 263 और वित्तीय संबंध में अनुच्छेद 264 से 300। और दोस्तों इसी के साथ आपका एनसीईआरटी साइंस का भी प्ले लिस्ट बना हुआ है, उसका भी वीडियो अपलोड है। और लूसेंट का क्लास ज्योग्राफी का चलाया जा रहा है। लूसेंट काफ़ी महत्वपूर्ण होता है सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से, पीसीएस हो या अदर एग्जाम कोई भी हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। न्यायिक पुनरीक्षण से आप क्या अभिप्राय है?
भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित मूल ढांचे के सिद्धांत का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। न्यायिक पुनरीक्षण से आपका क्या अभिप्राय है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित मूल ढांचे के सिद्धांत का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। चलिए उत्तर देखते हैं। न्यायिक पुनरीक्षण का आशय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान तथा उसकी सर्वोच्चता की रक्षा करने की व्यवस्था से है। यदि संघीय संसद या राज्य विधानमंडलों द्वारा संविधान का अतिक्रमण किया जाता है, अपनी निश्चित सीमाओं के बाहर कानून का निर्माण करता है या मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कोई कानून का निर्माण किया जाता है, तो संघीय या राज्य विधानमंडलों द्वारा निर्मित ऐसे प्रत्येक विधि अथवा संघीय या राज्य प्रशासन द्वारा किए गए प्रत्येक कार्य को सर्वोच्च न्यायालय अवैधानिक घोषित कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय की इस शक्ति को ही न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति कहा गया है। राज्यों के संबंध में इस शक्ति का प्रयोग संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का तात्पर्य कानूनों की वैधानिकता के परीक्षण की शक्ति से। अनुच्छेद 131 और 132 सर्वोच्च न्यायालय के संघीय तथा राज्य सरकार द्वारा निर्मित विधियों के पुनर्विलोकन के अधिकार देता है। इसी तरह संविधान का अनुच्छेद 13 और 32 मौलिक अधिकारों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय को इसी प्रकार की शक्ति प्रदान करता है। इस संबंध में अनुच्छेद 246 के तहत राज्य द्वारा निर्मित कानून पर पुनरीक्षण का अधिकार उच्च न्यायालय को दिया गया है 246 के तहत। इस प्रकार भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन हेतु दो शक्तिशाली आधार संघात्मक व्यवस्था एवं मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण अमेरिका के संविधान से लिया गया, किंतु भारत में इसके अधिकार अमेरिका की तुलना में सीमित है। फिर भी हमारे संविधान की संरक्षा हेतु यह महत्वपूर्ण है। संविधान के मूल ढांचे से स्पष्ट होता है कि भारत का संविधान किस प्रकार की सरकार की स्थापना करता है तथा नागरिकों को किस प्रकार की स्वतंत्रता और अधिकार प्रदान करता है। यही मूल ढांचा संविधान के आरंभ से ही है। उद्देशिका से अपना स्थान प्राप्त करता है। जब संविधान के निर्वाचन में गतिरोध होता है, तब संविधान की उद्देशिका के आधार पर निर्वाचन किया जाता है। संविधान के मूल ढांचे को लेकर कई विवाद हैं, जिस पर समय समय पर सर्वोच्च न्यायालय ने व्याख्या दी है। केशवानंद भारतीवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि कोई भी संशोधन अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान का मूल ढांचा अपरिवर्तित है। इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता। मूल ढांचा को लेकर यद्यपि कोई एक राय नहीं है, फिर भी कई विवादों में सर्वोच्च न्यायालय ने इसे स्पष्ट करने की कोशिश की है। इंदिरा नेहरू बनाम राजनारायण मामले में दिए गए निर्णय के अनुसार विधि का शासन न्यायालयों के न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था को, जबकि मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ के मामले भारतीय संविधान संशोधन की सीमित शक्ति मूल अधिकारों नीति निर्देशक तत्वों में सामंजस्य। कुछ मामलों में मूल अधिकार न्यायालय द्वारा न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति को मूल ढांचे के अंतर्गत माना गया है। मूल ढांचे को संविधान की आत्मा की तरह माना जाता है। संविधान निर्माताओं की संवेदना को समझने का यह एक बड़ा साधन है। संविधान निर्माण के समय संविधान निर्माताओं के मन में संशय था कि भविष्य में संशोधन द्वारा उनकी भावनाओं का दुरुपयोग किया जा सकता है। अंत संविधान की व्याख्याता के रूप में सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार दिया गया है कि वो मूल ढांचे को सुरक्षित रखें। की टू रिमेंबर, न्यायिक पुनरीक्षण का आशय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान तथा उसकी सर्वोच्चता की रक्षा करने की व्यवस्था से है। अनुच्छेद 131 और 132 सर्वोच्च न्यायालय को संघीय तथा राज्य सरकार द्वारा निर्मित विधियों के पुनर्विलोकन का अधिकार देता है। केशवानंद भारतीवाद में न्यायालय ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 368 के अधीन कोई भी संशोधन मूल ढांचे में शून्य समझा जाएगा, अर्थात संविधान का मूल ढांचा अपरिवर्तनीय है। तो दोस्तों इसी के साथ ये क्लास 13 का चैप्टर समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्लास में आप करेंगे 53 से 55वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा 2012। तो थैंक यू।